तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पिंकी फिर से प्रेजेंट हूँ आपके अपने चैनल एजुकेशन इस बेस में। और आज हम अपनी एक्सरसाइज 4.1 के जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया था उसके बाद करने वाले क्वेश्चन 2 के कुछ पार्ट्स को देखते हैं। आज हम अपने इसमें कर रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका ये मेरे पास है फर्स्ट पार्ट। इसमें देखो बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान शब्दों में आपको कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं। आयताकार, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है। देखो जो भी आप पढ़ रहे हो ना, पहले उसको एज्यूम करो कि कोई एक आयत के आकार का क्षेत्र है और उसका क्षेत्रफल कितना है, ये वाला एरिया कितना है इसका, 528 वर्ग मीटर। क्षेत्र की लंबाई, जो क्षेत्र है इसकी लंबाई, इसकी ये मेरे पास क्या है, लंबाई है, ये चौड़ाई है। लंबाई, इसकी जो लंबाई है आपको पता है ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। इसकी जो लंबाई है इसकी चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। ठीक है, अगर मैं इसको x मान लूँ तो इसके दुगने से कितनी अधिक है, 2 अधिक है। ठीक है, दोबारा से देखो, अगर मैं चौड़ाई को x मान लेती हूँ तो इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। ठीक है, अधिक का मतलब जोड़। ठीक है, तो इसी तरह से हम ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना चौड़ाई। माना चौड़ाई मेरे पास क्या है, x मीटर मैंने मान ली। ठीक है, दूसरे में देखते हैं लंबाई। लंबाई कितनी हो जाएगी मेरे पास, 2x प्लस 2 हो जाएगी मेरे पास इतना मीटर। ठीक है, प्लस हमारे पास क्या दे रखा है, क्षेत्रफल। इन सवालों में कुछ भी नहीं है, हमने क्या करना है, क्षेत्रफल दे रखा है, ये लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, या फिर आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल भी लिख सकते हो। क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई। ठीक है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल मेरे पास क्या है, 528। ओके, इसके नीचे मैंने लिखा, देखो क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल लिख दिया। मैं क्या करूं, मैंने कुछ किया है, मैंने अब तक कुछ भी नहीं किया। ठीक है, या फिर इस क्षेत्रफल को आप उधर भी लिख सकते हो। ठीक है, लंबाई गुना में, देखो लंबाई गुना में चौड़ाई, पहले अब इधर ही लिख लो, आप लोग कंफ्यूज ना हुआ करो। लंबाई कितने मेरे पास x और चौड़ाई कितनी है, 2x प्लस 2। ठीक है, ये मैंने किया। अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों की क्या करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी, 2x प्लस 2 इससे करूंगी तो ये हो जाएगा मेरे पास 2x। ठीक है, ये 528 इधर किसका है, प्लस का, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमने सिर्फ इतना ही करना था। क्या करना था, हमने ये द्विघात समीकरण बनाना था और हमने बना दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए द्विघात समीकरण निम्नलिखित है। ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो, आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करना। तो इसके बाद देखते हो अपना क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसमें ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं है, 2 शब्द समझो। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक का क्या मतलब होता है, देखो हमारे पास ये सीरीज है, ये रेखा है, इस पे हमारे पास 0 1 2 3 ये नंबर लाइन है, इधर जाते तो -1 -2 -3 आता है। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास क्या है, ऋणात्मक, ये क्या सारे के सारे धनात्मक। तो हमने क्या लेने हैं, कौन से पूर्णांक लेने हैं जो मेरे पास धनात्मक हैं, यानी कि इधर वाले लेने हैं मेरे को सभी। ठीक है, दूसरी बात बोलिए कर्मागत। कर्मागत का मतलब समझो, जैसे 2 के बाद हमेशा 3 आता है पूर्णांकों में। ठीक है, तो 2 के बाद जब 3 आता है, अगर मैं 2 को x मान लेती हूँ तो ये क्या आएगा, x प्लस 1 आएगा। समझ रहे हो, यानी कि बिल्कुल एक से अगले वाला क्रम के अनुसार चले। जैसे हम काउंटिंग याद करते थे ना छोटी क्लास में, 1 2 3, 1 के बाद हमेशा 2 ही बोलते थे ना, 2 के बाद हमेशा 3। तो ये क्या है, क्रम वाइज है। अगर मैं पहले को 12 मान लेती तो अगला क्या आएगा, 12 प्लस में 1, इट मीन्स 13 आएगा। समझ रहे हो, अगर मैं इसको x मान लेती तो अगला क्या आएगा, x प्लस 1 आएगा। समझ गए। इसी तरह से मैं क्या कर लेती हूँ, माना पहला पूर्णांक मैंने मान लिया। क्या मान लिया, x में लिख देती हूँ। दूसरा क्या होगा, ऑटोमेटिकली आप बता दो, वेरी गुड, x प्लस 1। तो दूसरा पूर्णांक मेरे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 1। अब जैसा क्वेश्चन में बोल रखा है, क्वेश्चन में देखो क्या बोल रखा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। कितना है इनका गुणनफल, गुणनफल का मतलब इसकी और इसकी गुणा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार x इंटू एक्स प्लस 1 दोनों पूर्णांकों का गुणनफल, गुणनफल मीन्स इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो गुणा है,
कितना है 306 है। मैंने कुछ किया? बिल्कुल नहीं किया, जैसा इन्होंने बोला वैसा ही लिखा है। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर, x की 1 से मल्टीप्लाई तो x 1x भी बोल सकते हैं। 306 बराबर से उधर है, प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। वेरी गुड, इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास वो द्विघात समीकरण है जो दिए गई जो हमारी स्टेटमेंट है इसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। और पूर्णांक ज्ञात करने हैं, इसके द्वारा हम अपने पूर्णांक ज्ञात कर सकते हैं। ये हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 के माध्यम से। जब हम इनके द्वारा इनके क्या निकालना सीखेंगे, जो भी इन्होंने x के मान बोल रखे हैं, जो ये दो पूर्णांक है, इनको भी हम ज्ञात कर सकते हैं। वो हम अपनी एक्सरसाइज 4.2 में देखने वाले हैं। तब तक आपको करना होगा सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा है पार्ट 3। ये हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रही है एजुकेशन इज बेस्ट चैनल पर। ओके, अब हम देखते हैं रोहन की माँ की आयु। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। देखो, हमेशा ही माँ अपने बच्चे से हमेशा बड़ी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर रोहिन की मम्मी उससे 26 वर्ष बड़ी है। अगर मान लिया जाए मेरी एज अभी 10 साल है और मेरी मम्मी मेरे से 26 वर्ष बड़ी है, तो ऑटोमेटिकली मेरी मम्मी की एज क्या हो जाएगी, 36 हो जाएगी। ओके, 36 वर्ष हो जाएगी। ऐसे ही देखो, मैंने क्या कहा, अगर मेरी एज 10 वर्ष है तो मेरी माँ की 10 + 26 हो जाएगी। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि इन्होंने बोल रखा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अब मेरे को रोहन मान लो और मेरी एज आज 10 वर्ष है, तो मेरी माँ की ऑटोमेटिकली आज के टाइम में 10 + 26 हो जाएगी। समझ रहे हो? अगर मैं यहाँ पे अपनी एज x मान लूँ तो मेरी मम्मी की क्या हो जाएगी, x + 26 हो जाएगी। समझ रहे हो? यानी कि मेरे से 26 ज़्यादा। तो इसी तरह से हम मान लेते हैं वर्तमान स्थिति। वर्तमान स्थिति का क्या मतलब है, फिलहाल में जो मैं खड़ी हूँ, फिलहाल में हम मान लेते हैं रोहन की आयु मैंने मान ली x वर्ष, तो उसकी माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी, x + 26। क्यों? क्योंकि रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। ओके, दूसरी बात, दूसरी कंडीशन में इन्होंने क्या दिया है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद। देखो, मैंने आपको क्या कहा था कि मैं आज 10 वर्ष की हूँ, तो आज से 3 साल बाद मैं 13 की हो जाऊंगी ना, यानी कि फिलहाल की एज में मेरे 3 वर्ष और ऐड हो जाएंगे। एक बात बताओ, अगर मैं 3 वर्ष बड़ी हो जाती हूँ तो क्या मेरी मम्मी उतनी रहेगी जितनी आज है? वो भी तो बड़ी होगी ना। ठीक है, तो अब से 3 वर्ष बाद की हम स्थिति देखते हैं। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या हो जाएगी, रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, x + 3 हो जाएगी, ऑब्वियस। ठीक है, दूसरा देखो, रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की माँ की आयु, जो फिलहाल में रोहन की माँ की आयु क्या है, x + 26 है, उससे 3 वर्ष बड़ी हो जाएगी 3 साल बाद। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस में 26 और +3 29 हो जाएगी। ठीक है, समझ गए? इतना उनका वो आएगा। अब ये कह रखा है कि अब से 3 वर्ष बाद जो उनकी एज है, आज से 3 वर्ष बाद जो उनकी एज है, इनका गुणनफल कितना है, 360 है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 वर्ष बाद वाले का गुणनफल 360 है, तो 3 वर्ष बाद वाली ये है रोहन की, और उसकी माँ की है x + 29, और उनका क्या है, गुणनफल कितना है, 360 है। ठीक है, x की करते हैं x से मल्टीप्लाई, x का स्क्वायर, x की करते हैं 29 से मल्टीप्लाई, 29x। अब देखो, x की मैंने इन दोनों से कर दी पहले, दूसरे में क्या करती हूँ, 3 की करूँगी इन दोनों से, ये हो जाएगा 3x, और 29 की 3 से मल्टीप्लाई, 29 की करनी है मेरे को 3 से, 9 × 27, 2 3 दूनी 6 7 8 87, कितना हो गया, 87 हो गया मेरे पास, 87। ये इधर 360 किसका है, प्लस का इधर आएगा, इक्वल से इधर आएगा, तो माइनस का 360 कहलाएगा। और अब हम करते हैं x की स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म है तो जुड़ जाएंगी क्योंकि दोनों के सामने सेम साइन है। अगर इन दोनों के आगे उल्टे साइन होते, इसके आगे प्लस इसके पास माइनस, अगर इसके पास प्लस या फिर इसके पास माइनस होता तो क्या कर देते,
बड़े में से छोटा घटा देते, लेकिन अब यहाँ पर दोनों के सामने सेम साइन है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो दोनों जुड़ जाएंगे, 29 और 3 32 हो जाएंगे मेरे पास 32x। ये मेरे पास क्या है 87 और 360। अब देखो यहाँ पे मेरे पास है 360 और ये क्या 87, लेस करना पड़ेगा। ये 10 3 रहता है मेरे पास 5 15 15 में से 8 जाता तो मेरे पास 7 रहता है, ये 273 बचता है। बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 273 रहेगा, किसका, वो भी माइनस का, इक्वल टू 0। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब हम देखने जा रहे हैं अपनी इस एक्सरसाइज का लास्ट सम। इसमें क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ये 4th पार्ट है 4.1 का। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी किस 480 किलोमीटर की दूरी को समान चाल से तय करती है। पहले तो कुछ बेसिक समझो कि चाल, दूरी, समय में क्या रिलेशन होता है। देखो, हमेशा जो दूरी होती है वो बराबर होते हैं चाल गुणा में समय के, चाल गुणा में समय, ठीक है। अगर मेरे को समय निकालना है तो क्या हो जाएगा, चाल गुणा में तो भाग में आ जाएगी, यानी कि समय t बराबर हो जाता है दूरी डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि स्पीड, ठीक है। यानी कि दूरी का मेरे पास क्या फॉर्मूला, समय का फॉर्मूला आ जाता है दूरी के बटे में समय, ठीक है, दूरी के बटे में चाल, ठीक है। देखो, दूरी बराबर मेरे पास क्या है, चाल गुणा में समय है, ठीक है। दूरी को d लिखते हैं, चाल को स्पीड लिखते हैं, टाइम को लिखते हैं t, ठीक है। अगर मेरे पास t इधर है, ये s मल्टीप्लाई में, तो d के किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। अगर मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से स्कूल में जाती हूँ पैदल, ठीक है, अगर मैं एक स्पीड से चल रही हूँ, मैं पहुँच गई आधे घंटे में, अगर मैं अपनी स्पीड को कम कर लूँगी तो मेरे को टाइम ज़्यादा लगेगा ना वहीं तक पहुँचने में, स्कूल तक पहुँचने में। आज मैं मान लो बहुत बिल्कुल दौड़ के गई हूँ स्कूल में तो मैं जल्दी पहुँचूँगी। अगर मैं कल को धीरे धीरे जाती हूँ तो मेरे को टाइम ज़्यादा लगेगा ना। यानी कि अगर मैं अपनी स्पीड कम कर लेती हूँ तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। सिर्फ ये 2 बातें समझनी थी। अगर जिसको ये बातें समझ में आ गई तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हल कर लेगा। देखो, ये देखो, इसमें क्या है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी को किसी समान चाल से तय करती है। मेरे को चाल नहीं पता तो मैंने माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल। मैंने इसकी सामान्य चाल कितनी मान ली, सामान्य चाल x किलोमीटर मान ली मैंने, x किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटे का मतलब है 1 घंटे में जाती हुई x किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर समय कितना आ जाएगा, इसको टाइम कितना लगेगा। ये है मेरे पास पहली स्थिति, क्या है मेरे पास पहली स्थिति, टाइम कितना लगेगा दूरी कितनी है मेरे पास, दूरी है मेरे पास 480 किलोमीटर, ठीक है। चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा, दूरी के बटे में चाल, पहले ही लिखा था मैंने दूरी के बटे में चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो टाइम कितना लगेगा, 480 के बटे में x, ठीक है। आ गया समझ। दूसरी स्थिति में क्या था मेरे पास, चाल क्या कर ली, अगर इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती, 8 किलोमीटर क्या कर दी मैंने कम, तो मेरे पास नई चाल पहले क्या थी मेरे पास x किलोमीटर प्रति आवर, उसमें से कितनी कम की है, 8 किलोमीटर पर आवर कम की है तो माइनस, ज़्यादा की होती तो प्लस आता, ठीक है। 8 किलोमीटर मैंने कम कर दी तो ये मेरे पास नई चाल है इतने किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम कितना आएगा मेरे पास, वही देखो, एक रेलगाड़ी इतनी दूरी को किसी समान चाल से तय करती है। अगर इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो यही दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। टाइम तो ज़्यादा लेगी ही, क्योंकि स्पीड कम हो गई, स्पीड कम हुई तो टाइम ज़्यादा लेगी। अब टाइम क्या आएगा, दूरी के अपॉन में चाल, क्योंकि नई चाल तो ये है, ठीक है। अब मेरे को ये बात बताओ, समय ये ज़्यादा आएगा ये ज़्यादा आएगा, समय तो ये ज़्यादा आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड क्या है, कम है, तो समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। मैंने बताया था ना, अगर मैं दौड़ के स्कूल में जाती हूँ तो जल्दी पहुँच जाऊँगी, अगर मैं अपनी स्पीड कम कर लूँ, धीमे धीमे चलूँ, धीरे धीरे चलूँ, तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे स्पीड कम है तो यहाँ पे क्या लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। थोड़ा सा आपने समझने के लिए लिख लेना है सिर्फ में ज़्यादा, यहाँ पे समय क्या लगेगा, कम लगेगा।
अब मेरे को एक बात बताओ, जो ये 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, ये इसमें 3 घंटे ज़्यादा है ना। अगर मान लो ये यहाँ पे 10 घंटे में पहुँच जाता है तो ये 13 घंटे में पहुँचेगी ना। क्यों पहुँचेगी ये रेल? क्योंकि इसकी स्पीड कम है। इसकी स्पीड कम है तो 3 घंटे तो यही ज़्यादा लेगी। अगर मैं इस 13 में से 10 घटा दूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 3 घंटे आ जाएगा ना, जो उसने ज़्यादा लिए हैं। ये भी समय है, ये भी समय है, ये मेरे पास है इसका समय। ठीक है, तो हम ऐसे ही करेंगे। देखो यहाँ से थोड़ा सा इरेज करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में कह रखा है, ये 3 घंटे क्या है? देखो, जो मेरे पास पहले टाइम लगता था और अब टाइम लग रहा है, उन दोनों का अंतर है ना 3 घंटे। तो पहले अब वाला टाइम ज़्यादा है। अब वाला टाइम कितना है? 480 के बटे में x - 8। ये समय ये ज़्यादा है, 3 घंटे ज़्यादा है। घटा में जो पहले समय लगता था, पहले समय कितना लगता था? 480 के बटे में x। ठीक है, इसमें से मैं ये घटाऊँ तो क्या आएगा? 3 आएगा। क्यों? क्योंकि ये भी समय, ये भी समय, ये अब वाला समय, ये क्या है? ज़्यादा वाला समय है। ये पहले वाला समय है, कम वाला समय। ठीक है, अब ज़्यादा वाले समय में से कम वाला समय घटाएंगे तभी तो अंतर आएगा इन दोनों का। 3 घंटे का समझ आ रहा है? ठीक है, तो इस तरह से मैंने आप लोगों को समझाया। अब भी नहीं समझ में आया, दोबारा बताऊं? देखो, अगर यहाँ पे मैंने ऐसे बताया था इसमें क्या लगेगा? टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मैंने मान लिया 13 घंटे लग रहे हैं, और इस वाले से 3 घंटे ज़्यादा, तो इसमें 10 घंटे लगेंगे। अब ये मेरे को 3 इक्वेशन भी तो बनानी है। इक्वेशन में मेरे को 3 लेके आना। वो कैसे आएगा? अगर मैं 13 में से 10 घटाऊँ, ये क्या मेरे पास T2 है, ये क्या है मेरे पास T1 है, ये मेरे पास क्या है? T1 है, ये T2 है। T1 T2 मान लो। ठीक है, T2 में से T1 घटाऊंगी तभी तो ये आएगा ना, 3 घंटे का अंतर। समझ गए? अब भी नहीं आया? ओके, वेरी गुड। सुमित पीछे बैठो। इस बार इसको थोड़ा सा हम यहाँ से इरेज कर लेते हैं क्योंकि इतना स्पेस नहीं बचा है। बस इस समीकरण को रखना हमने, इसको भी इरेज कर देते। क्या करना है इसका भी अब? ठीक है, बस ये मेरे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को देखते रहो। 480 के बटे में x - 8, 480 के बटे में x = 3। यहाँ से मैं क्या ले लेती हूँ? कॉमन ले लेती हूँ 480 को। अगर मैंने 480 कॉमन ले लिया तो 1/x - 8 बचेगा, यहाँ से 1/x बचेगा। समझ रहे हो? अगर फिर भी ना समझ आए तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना, यही आ जाएगा = 3। अब ये देखो, ये 3 क्या है मेरे पास? इसके साथ किस में? ये मल्टीप्लाई में 1 के साथ। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इस 1 को यहाँ पे रख दूँ तो ये 3 के डिवाइड में आ जाएगा ना। यहाँ पे क्या रहेगा? 1 रहेगा। ये मत बोलना 0 रहेगा। 0 तो तब रहता अगर ये इधर माइनस में आ जाता तो। ठीक है, नहीं समझ में आया? देखो, अगर मेरे पास यहाँ पे x है और यहाँ पे मेरे पास है 5। ठीक है, अगर मैं इसको इसके नीचे लेके आती हूँ तो यहाँ पे रहता है 1, क्योंकि 1 के साथ x मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया तो यहाँ पे रह गया 1। लेकिन अगर जो मैं इस x को इधर लेके आती हूँ, सिंपल इधर आएगा तो -x हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, इधर से इधर सिंपल आएगा तो क्या रहेगा? 0। लेकिन ये अब क्या आ गया? 3 डिवाइड में आ गया तो यहाँ पे 1 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, मैंने 3 से इसको काटा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 1, 3 × 6 = 18, 160 आ गया मेरे पास। ठीक है, यहाँ से मैंने इन दोनों का क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया, x - 8 और x, इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई और इसकी कर दी मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब ये नहीं समझ आया होगा? अब देखो, 1 के बटे 3 घटा में 2 के बटे 5, इनका एलसीएम क्या ले लेते हैं? 5 दूनी 5 × 15, सॉरी 5 × 15, इसकी इससे गुना और इसकी कर देते हैं 3 दूनी 6, इससे गुना कर देते हैं ना। समझ गए? ऐसे तो किया। अब इसकी इससे गुना की, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, और दोनों के बीच में माइनस का साइन। अब मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि इन दोनों के बीच में माइनस था। अगर मैं ब्रैकेट ना लगाऊं तो इसका मतलब हो जाएगा ये सिर्फ x माइनस का है। ठीक है, लेकिन हमने ये पूरा का पूरा ही माइनस करना है। जो भी यहाँ पे टर्म आएगी वो पूरी की पूरी माइनस करनी है इस x में से। समझ गए? नहीं समझ आया? देखो ध्यान से समझो, मैं ये कह रही हूँ, अगर मैं यहाँ पर ये ब्रैकेट ना लगाऊं, ठीक है, मैंने सीधा यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, इसको किया, ये लिख दिया। ठीक है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई की तो x - 8, दोनों के बीच में माइनस का साइन। अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट ना लगाऊं तो इसका मतलब ये हो जाएगा सिर्फ x इसमें से माइनस हुआ, लेकिन मेरे को ये पूरा का पूरा माइनस करना है ना, पूरी की पूरी टर्म ही तो माइनस होगी, तो यहाँ पे ब्रैकेट आएगी। ठीक है,
आई होप समझ आया होगा। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। 160 x ब्रैकेट के अंदर माइनस एक्स प्लस का, देखो अगर ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन है ना, तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगी दोनों के साइन अपोजिट हो जाएंगे। प्लस का x था तो माइनस का 8 था तो प्लस का 8, ठीक है। बटे में x की x से मल्टीप्लाई x का स्क्वायर, 8 की x से मल्टीप्लाई 8x, ठीक है। इतना समझ आया, इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, इसकी करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, एक के बटे एक है ना, इसकी करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब हम ऐसे करके, ठीक है। इसको वहाँ पे भेज रहे हैं, बस इसको कहीं नहीं भेज रहे, इसको यहाँ पे भेज देंगे। 160 ब्रैकेट में x से x कट जाएगा, ये मेरे पास कट जाएगा ना, क्योंकि ये प्लस का 1 माइनस का 1 खत्म। ये रह गया मेरे पास सिर्फ 8, यहाँ पे बचता है मेरे पास 8, जो ये नीचे वाला उधर भेज देना मैंने। x का स्क्वायर माइनस में 8x, देख लो ध्यान से, ये लिख रखा, ये यहाँ पे भेजा है, ठीक है। अब देखते हैं 160 की 8 से 16 8 140, 16 16 16 16 2 32 16 43 16 34 16 5 80 16 96 16 7 112 16 8 128 16 8 128, 16 किससे मल्टीप्लाई, 0 का 0, x का स्क्वायर माइनस 8x। अब क्या करेंगे, x का स्क्वायर माइनस 8x, ये मेरे पास इधर क्या प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1280 इक्वल टू 0। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यहाँ तक हमने इसको निकालना था, बहुत ही आसान शब्दों में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके यहाँ तक आपको पहुँचाने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आते हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।